गलवान घाटी में चीन अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। ड्रैगन की दगाबाजी कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आई है, जिन पर एनडीटीवी ने रिपोर्ट की है। एक तरफ तो चीन भारत के साथ सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति जताता है, लेकिन ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें उसके झूठ की पोल खोल रही हैं। पेट्रोल पॉइंट 14 जहां खूनी झड़प हुई थी, उसके पास की तस्वीरों में दिख रहा है कि गलवान घाटी में एलएसी के दोनों ओर चीनी सेना की मौजूदगी है। यहाँ चीनी जवान और उनके कुछ ढांचे दिख रहे हैं, मतलब निर्माण भी किया गया है। 16 जून को वहां की तस्वीरों में झड़प के बाद पत्थरों का मलबा सा दिख रहा था, लेकिन नई तस्वीरों में देखा गया है कि उस एलएसी की ओर जाने वाले चट्टानी रास्ते पर चीन ने शेल्टर बना लिए हैं। ये सब कुछ 16 जून की तस्वीर में नहीं था। एनडीटीवी ने जाने माने कार्टोग्राफर रिटायर्ड मेजर जनरल रमेश पाढ़ी से बात की, जिन्होंने कहा कि पेट्रोल पॉइंट 14 के आसपास घुसपैठ के साफ संकेत हैं और तस्वीरों में भारी वाहनों की स्पष्ट मूवमेंट दिखाई देती है, जो साफ करती है कि चीन इस इलाके को फिलहाल छोड़ने का इरादा नहीं रखता। हालांकि इस पर अभी सेना और सरकार ने कुछ नहीं कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 जून की तस्वीर में ये भी दिख रहा है कि एलएसी के करीब गलवान नदी के ऊपर चीन ने एक पुलिया भी बना ली है। ये वही जगह है जहां 16 जून को बुलडोजर दिखा था। यही नहीं, चीनी तरफ ये भी दिख रहा है कि उसने एलएसी की ओर आने वाली सड़कों को और चौड़ा कर लिया है। चीन की साजिशें कम नहीं हो रही। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक चीन अब पूर्वी लद्दाख के कुछ नए हिस्सों में अपनी सेनाओं की लामबंदी कर रहा है। जून की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पीएलए दौलत बेग, ओल्डी और देप्सांग सेक्टरों में नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में चीनी बेस के पास कैंप और वाहन भी देखे गए हैं। यूं तो चीन ने ये बेस 2016 से पहले ही बनाए हैं, पर ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यहाँ पर ड्रैगन ने नए शिविरों और वाहनों के लिए नया ट्रैक भी बना डाला है। भारत ने भी हालात को भांपते हुए इन इलाकों में अपनी मौजूदगी पुख्ता कर ली है। यही नहीं, खबर है कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में भी चीन ने भारतीय पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश की। उधर कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद अब बात संयुक्त सचिव स्तर की हो रही है। इससे पहले मोल्डो में भारत ने चीन से साफ कर दिया था कि हालात तभी सुधर सकते हैं जब चीन वापस 5 मई वाली स्थिति पर लौटेगा, पर फिलहाल तो वो ऐसा करता नजर नहीं आ रहा। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अब नेपाल के सामने भी चीन से अपनी जमीन बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। नेपाल की विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के 3 सांसदों ने संसद के निचले सदन में चीन के अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिका के जरिए विपक्षी पार्टी ने मांग की है कि बातचीत के माध्यम से जमीन वापस लेने की दिशा में कदम उठाए जाएं। बता दें कि चीन ने नेपाल के बड़े भूभाग पर लंबे समय से कब्जा जमाया हुआ है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक नेपाल के 5 जिलों की करीब 74 हेक्टेयर भूमि और गोरखा और दारचूला के एक गांव पर चीन ने अतिक्रमण किया है। मिजोरम में लगातार चौथे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। बुधवार देर रात करीब 1:14 पर ये झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक मिजोरम के चम्फाई से 21 किलोमीटर दक्षिण में रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया। वहीं इसके करीब 2 घंटे बाद नागालैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ भूकंप की तीव्रता 3.8 रही। दोनों ही इलाकों में अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले 21 जून को असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में एक साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई थी। तब मिजोरम के आइजोल जिले में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा था। मिजोरम में सोमवार और मंगलवार दोपहर और रात में भी भूकंप आया था। दिल्ली में हर दिन कोरोना अपने कहर का नया रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य में बुधवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 70,000 को पार कर गया। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,788 नए मामले सामने आए, जिसके बाद पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 70,390 पहुंच गई। मौतों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में 64 मरीजों की मौत हुई है, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 2,365 हो गया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 2124 लोग ठीक भी हुए हैं और अब तक 41,437 लोग इस महामारी से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं राजधानी में फिलहाल 26,588 मामले अभी भी एक्टिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच घरेलू बाजार में लगातार 19वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई। ऐसा पहली बार हुआ कि डीजल छलांग लगाते हुए 80 रुपए के पार चला गया। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 16 पैसे बढ़कर 79 रुपए 92 पैसे पर चली गई। डीजल की कीमत 79 रुपए 88 पैसे से बढ़कर
80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गई, जिसके चलते बुधवार के मुकाबले गुरुवार को डीजल 14 पैसे महंगा हुआ है। बता दें कि पिछले 19 दिनों में डीजल की कीमत में 10 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में भी 8 रुपए 66 पैसे की बढ़ोतरी हुई। ये हालत तब है जबकि पिछले 19 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल करीब सस्ता बना हुआ है। केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी कर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए IT अधिनियम के तहत कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश करने की समय सीमा को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। CBDT ने हाल ही में असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से फॉर्म 7 को नोटिफाइड किया था। इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है। पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आरोप लगाया है कि भारत उनके देश पर हमले की साजिश रच रहा है। कुरैशी के मुताबिक चीन के साथ सीमा विवाद से अपनी विपक्ष का ध्यान भटकाने के लिए भारत उनके देश पर हमला कर सकता है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू करने का बहाना ढूंढ रहा है। यह अलग बात है कि कुरैशी ने ना तो इसका कोई ब्यौरा दिया और ना ही कोई सबूत। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने ये आरोप भी लगाया कि भारत में पाकिस्तानी कर्मचारियों को परेशान किया गया और अधिकारियों द्वारा उनकी कारों का पीछा किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के प्रभारी को मंगलवार को तलब किया गया था और उनसे कहा गया कि भारतीय कर्मचारियों से भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर निशाने पर है। EU क्रॉनिकल में छपी संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 6500 आतंकवादी मौजूद हैं। इनमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के भी आतंकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकवादी तालिबान लड़ाकों के साथ अफगानिस्तान सरकार और अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी आतंकियों की सक्रियता युद्ध से जूझ रहे अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा है। पाकिस्तान हमेशा भारत में आतंकी गतिविधियां करता रहता है और उसे अपनी कायराना हरकत की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार घेरा गया है। अमेरिका ने चीन पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाए हैं कि वो कोरोना वायरस के फैलाव पर पारदर्शिता और जवाबदेही के मोर्चे पर विफल रहा। सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने कहा है कि शी जिनपिंग ने लोगों की जान को खतरे में डाला और सच को छुपाए रखा, जिसकी वजह से काफी देर हो गई। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई मौकों पर कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं और इसे चीनी वायरस कह चुके हैं। कोरोना वायरस से परेशान दुनिया के लिए अच्छी खबर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन क्लिनिकल टेस्ट के अंतिम चरण में पहुंच गई है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे हैं। ये दुनिया की पहली वैक्सीन भी है जो परीक्षण के अंतिम दौर में पहुंची है। भारत के लिए ये अहम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास भी इसका लाइसेंस है। लिहाजा परीक्षण के अंतिम दौर में इसका टेस्ट भारत में भी किए जाने की संभावना है। भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में भी इसका टेस्ट किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड के मुताबिक क्लिनिकल अध्ययन बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है और हम अब ये जांच कर रहे हैं कि इसका बुजुर्गों पर कैसा असर है। परीक्षण के अंतिम दौर में ये ब्रिटेन में करीब 10,260 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं।